Welcome back to another video, and the topic for today's video is A Farewell to Arms by Ernest Hemingway. हेमिंगवे जो है ही इज़ अमेरिकन मॉडर्निस्ट राइटर और लिटरेचर में जो मॉडर्निज्म मूवमेंट थी इट वाज बेस्ड ऑन थीम्स लाइक मैन सर्च फॉर मीनिंग पर्पसलेस नेचर ऑफ लाइफ futile and immortal nature of life, कॉन्फ्यूजन डिसइल्यूजनमेंट एंड ऑल सच थीम्स। और ये सारे थीम्स हमें इस नावल में भी देखने को मिलते हैं। देन इस नावल को हम सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी कह सकते हैं बिकॉज देर आर मैनी इंसिडेंट्स जो कि हेमिंगवे की पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं। पहली सिमिलरिटी ये है कि हेमिंगवे वॉज रिजेक्टेड बाय मिलिट्री बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन हिज आई एंड ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। और यहाँ पे नावल में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है ही ऑल्सो सर्व्स एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। इसके अलावा दूसरी सिमिलरिटी ये है कि हेमिंगवे फेल इन लव विद एन अमेरिकन नर्स। और यहाँ पे हेनरी जो है उसका भी लव अफेयर दिखाया गया है कैथरीन बार्कले के साथ हु इज़ अ ब्रिटिश नर्स। इसके अलावा एक और सिमिलरिटी ये है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नावल हेनरी एंड कैथरीन स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्विट्ज़रलैंड, जबकि हेमिंगवे ने भी काफ़ी अरसा जो है वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ के साथ गुजारा था स्विट्ज़रलैंड में। सो ये कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स थे जो कि हम नावल में ट्रेस कर सकते हैं। अगर इस नावल की राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये आइसबर्ग थ्योरी की स्टाइल में लिखा गया है और इसमें ये होता है कि राइटर जो है वो ज़्यादा डिटेल या डेप्थ में नहीं जाता, इंस्टेड ही लीव्स सम क्लूज फॉर द रीडर्स टू डिग डीप इनटू इट। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइटल ऑफ द नावल। और इसको हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, आ फेयरवेल टू आर्म्स मीनिंग वेपन्स एंड आ फेयरवेल टू आर्म्स ऑफ कैथरीन, क्योंकि टवर्ड्स द एंड ऑफ द नावल हेनरी जो है वो बैटल फील्ड से भाग जाता है। सो इट इज़ अ फेयरवेल टू वॉर एंड देन कैथरीन डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड लेबर प्रोसेस, सो इट्स काइंड ऑफ फेयरवेल टू लव एज वेल। Now let's move toward the summary. The novel is divided into 5 books and has total 41 chapters. इसकी सेटिंग है वर्ल्ड वॉर वन की और नावल तब स्टार्ट होता है जब वॉर जो है वो ख़त्म होने वाली होती है। बुक वन में हमें ये दिखाया गया है कि रिनाल्डी जो कि हेनरी का रूममेट है वो उसे दो नर्सिस से मिलवाता है, कैथरीन बार्कले एंड हेलन फर्गसन। अब रिनाल्डी और हेनरी जो हैं वो इटालियन आर्मी का पार्ट हैं एंड देर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। और उसके बाद हमें कैथरीन और हेनरी का इंटीमेट रिलेशन दिखाया गया है एंड हेनरी सेज दैट गॉड नोस आई हैड नॉट वांटेड टू फॉल इन लव विथ हर। अब हम इस कोटेशन में जो है वो आइसबर्ग थ्योरी को देखते हैं कि हेनरी जस्ट वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वॉर और इसी वजह से वो इस रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाता है, बट ग्रेजुअली ही रियलाइजेस कि ही हैज़ रियली फॉलन इन लव विथ कैथरीन। सो ये सारी डिटेल जो है हमें राइटर ने नहीं दी बल्कि इसको हमने खुद इंटरप्रेट किया है। बुक वन तक हमें प्रोटैगनिस्ट का नेम नहीं पता था, बट बुक टू में रिवील होता है उसका नाम फ्रेडरिक हेनरी का। और बुक टू में हमें ये दिखाया गया कि हेनरी जो है वो बाकी एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ मैक्रोनी और चीज़ खा रहा था जब एक मोटर शेल पास आके गिरता है और उसकी टांग जो है वो ज़ख्मी हो जाती है। तो उसे मिलान में एक अमेरिकन हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर वैलेंटीनी जो है वो उसका इलाज करता है, उसका ऑपरेट करता है। और उसके बाद मिलान में ही कैथरीन का भी ट्रांसफ़र हो जाता है उसी हॉस्पिटल में एंड शी लुक्स आफ्टर हेनरी। और उसके बाद हेनरी और कैथरीन जो है वो वेकेशन पे जाते हैं एंड हेनरी ड्रिंक्स अ लॉट, तो उसे जो है वो जॉन्डिस हो जाता है। और मिस वैन कैंपिन जो है उस हॉस्पिटल की हेड थी, वो हेनरी की लीव जो है वो कैंसिल कर देती है एंड देन हेनरी लीव्स फॉर गोरिजिया इटली। बुक थ्री में दिखाया गया है कि हेनरी वापस गोरिजिया चला जाता है और वहाँ पे इटालियन आर्मी को शिकस्त हो रही होती है। सो हेनरी जो है वो बाकी एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ वापस आने की कोशिश करता है, बट मेन रोड ब्लॉक होता है तो वो एक दूसरे रास्ते से आते हैं, बट वहाँ पे जो है वो उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। अब हेनरी जो है वो दो सार्जेंट्स को कहता है कि इस गाड़ी को बाहर निकालो, बट वो हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो हेनरी जो है एक सार्जेंट को गोली मार देते हैं। उसके बाद टैग्लिमेंटो रिवर पे इटालियन मिलिट्री पुलिस जो है वो अपने ही ऑफिसर्स को अरेस्ट कर रही होती है और उन्हें शूट कर रही होती है। तो दिस शोज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद हेनरी जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं एंड ही डाइव्स इनटू द रिवर एंड गोज बैक टू मिलान। Now, diving into river is symbolic because Henry is ready to start a new life irrespective of horrors of the war.
मिलान वापस जाके हेनरी कैथरीन की तलाश शुरू करता है एंड ही फाइनली गेट्स टू नो कि वो स्ट्रेसा में है वेयर दे गेट री यूनाइटेड। और हेनरी कैथरीन से कहता है डू यू वांट टू सी अदर पीपल, कैथरीन नो, एंड हेनरी सेज नाइदर डू आई, एंड दिस शोज ए डिज़ायर टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। और उसके बाद हेनरी को ये खबर मिलती है कि उसे सुबह के वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो दे एस्केप टू स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में जाके दे रेंट अ कॉटेज और वहाँ पे जो वो टाइम स्पेंड करते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड कैथरीन डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड लेबर एंड हेनरी प्रेज ऑल द वाइल, oh God, please don't let her die. I will do anything for you if you won't let her die. But eventually, Henry bids farewell to what he hates most, war, and to what he loves most, जो कि कैथरीन है. And that's how novel comes to an end on a tragic note. Now let's move towards some important quotations. At the start of the winter came the permanent rain, and with the rain came the cholera. But it was checked, and in the end, only 7,000 died of it in the army. अब वो हमें बताता है कि कॉलरा की वबा आई थी और इस पर काबू पा लिया गया था, बट इन द एंड ओनली 7,000 डाइड। एंड इट शोज द डार्क आइडनी कि ह्यूमन लाइफ की जो है वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। द नेक्स्ट कोटेशन इज एंगर वॉज वॉश्ड अवे इन द रिवर अलॉन्ग विद एनी ऑब्लिगेशन। You can write this quotation when Henry bids farewell to war and he dives into the river to start a new life. दरिया से बाहर निकलने के बाद हेनरी एक ट्रेन में बैठ जाता है एंड ही सेज दिस ब्लडी ट्रेन वुड गेट टू मेस्ट्रा एंड आई वुड ईट एंड स्टॉप थिंकिंग। इससे हमें पता चलता है कि हेनरी वांट्स सम पीस इन हिज लाइफ बिकॉज ही कुडंट ईट प्रॉपरली एंड couldn't stop thinking about all the chaos going on in his life. The next quotation shows us the reality of the war. The priest says, I hate the war, and Rinaldi says that this war is killing me. I'm very depressed by it. सो दिस कोटेशन डिबंक्स द ट्रेडिशनल आइडिया कि वॉर जो है वो बहुत हीरोइक होती है एंड इट शोज़ कि सोल्जर्स पे साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या हो रहा है वॉर का। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थीम्स। पहला थीम है डिसइल्यूजनमेंट ऑफ वॉर, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे कि वैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल आइडिया ये है कि वॉर को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है एंड वी टॉक अबाउट करेज, ब्रेवरी, हीरोइज्म व्हेन इट कम्स टू वॉर, बट इट्स द अदर वे अराउंड। और इस नावल में हेमिंगवे ने वॉर की बहुत ही हॉरर और डार्क साइड को पोर्ट्रे किया है। द नेक्स्ट थीम इज़ लॉस एंड ग्रीफ, और इसमें आप टेक्सचुअल रेफरेंस दे सकते हैं। द वर्ड ब्रेक्स एवरी वन एंड आफ्टरवर्ड मैनी आर स्ट्रॉन्ग एट द ब्रोकन प्लेसेस। ये डिस्क्रिप्शन उस वक्त दी गई है जब हेनरी जो है वो कैथरीन से मिलते हैं स्ट्रेसा में एंड दे बोथ रीयूनाइट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे एक पेसिमिस्टिक अप्रोच भी है, द वर्ड ब्रेक्स एवरी वन, और उसके बाद एंड में थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक एलिमेंट है, मैनी आर स्ट्रॉन्ग एट द ब्रोकन प्लेसेस। एंड मे बी ही इज़ लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि हेनरी कैथरीन की प्रेजेंस में है एंड ही फाइंड्स पीस इन कैथरीन्स प्रेजेंस। द नेक्स्ट थीम इज़ एस्केप फ्रॉम रियलिटी। अब हम जितने भी कैरेक्टर्स देखते हैं दे काइंड ऑफ वांट एस्केप फ्रॉम रियलिटी एंड दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स। जैसे सोल्जर्स दे आर ड्रिंकिंग एंड दे आर प्लेइंग कार्ड्स, और फिर हेनरी एंड कैथरीन दे प्रिटेंड टू बी इन लव विद ईच अदर। कैथरीन की फॉन्सी की डेथ हो गई थी एंड शी काइंड ऑफ प्रिटेंड्स टू बी इन लव विद हेनरी, और हेनरी भी जो है वो स्टार्ट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैट ही डिडेंट वांट टू बी in love with Catherine, but towards the end they actually fell in love with each other. So जितने भी characters हैं they try to distract themselves to escape from the horrors of war. Next theme is isolation and futility of war, और इसमें टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है कि soldiers dying like falling leaves, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि only 7,000 died. So the word only shows कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और उसके अलावा ट्रेडिशनली वॉर को बहुत ग्लैमराइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेवरी एंड करेज, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि वॉर के बहुत हॉरिबल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको पोर्ट्रे नहीं किया जाता। और ये जो कोटेशन है, आई एम नॉट ब्रेव एनी मोर डार्लिंग, आई एम ऑल ब्रोकन, दे हैव ब्रोकन मी। ये जो कोटेशन है इट इज़ सेड बाय कैथरीन एंड वी डोंट गेट एनी क्लू कि दे वो किसको कहती है, बट ये कोटेशन हर करेक्टर पे अप्लाई हो सकती है। इफ़ वी टॉक अबाउट हेनरी, रिनाल्डी या बाकी सोल्जर्स की भी बात करें तो दे आर नॉट ब्रेव एनी मोर। सो वी कैन इन्फर कि वॉर के सोशली, इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत वर्स्ट इफेक्ट्स होते हैं,
और अगर आपको इसमें कोई स्पॉटिंग थ्योरी मिलती है तो मस्ट राइट इट इन योर एग्जाम, इट विल हेल्प यू स्केयर गुड मार्क्स। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस में इमेजरी हैं एंड प्रोलेप्सिस है। इमेजरी की आपको काफ़ी टेक्सचुअल रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे ऑफ माउंटेन साइड्स ऑफ वॉर। तो मैंने यहाँ पे दो लिखती हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं या नॉवल में से भी आप कोई उठा सकते हैं। एंड देन द अदर वन इज़ प्रोलेप्सिस विच इज़ फॉर शेडिंग। कैथरीन कहती है आई एम अफ्रेड ऑफ द रेन बिकॉज समटाइम्स आई सी मी डेड इन इट। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू बिकॉज जब कैथरीन की डेथ होती है तो उस वक्त भी बाहर बारिश हो रही होती है। एंड थ्रू आउट द नॉवल जब भी बारिश होती है तो वी फाइंड हेनरी एंड कैथरीन इन ट्रबल। So it was all about this novel, and if you have any questions, do let me know in the comment section. Thank you very much.